अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 20 मार्च 2025 और जुमेरात का दिन है। बड़ी खूबसूरत दोपहर है, बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मशरक़ वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका में अब 21 मार्च 2025 और जुमे के दिन का आगाज़ हो चुका है, यानी आधी रात से आगे का वक्त है। मैं इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान पे मैं करूँगा बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन, लेकिन मैं दुनिया के हालात को भी देख रहा हूँ, जहाँ मशरक़ वस्ता में गुज़श्ता कई दिनों से इसराइल की एयरफोर्स जो है वो नन्नी मुन्नी गाज़ा की पट्टी पे मुसलसल एरियल बम्बार्डमेंट कर रही है। और हर दिन मैं देखता हूँ कि सैकड़ों लोग, 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो तकरीबन रोज़ी वहाँ पे जाँ बहक होते हैं। खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रही है, उससे मुझे अब, चूँकि मेरा मुस्तकबिल भी लगता है अमेरिका के साथ ही है, तो मुझे अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में भी बड़ी ज़्यादा परेशानी शुरू हो चुकी है। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी लेकिन एनालिसिस वही होता है जो वक्त से पहले कर दिया जाए। मुझे लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहकी बहकी बातों में, और कोई विजन नहीं है उनका फ्यूचर का, उनके साथ उनकी सारी टीम भी बहुत ही हल्की है, और उनके जितने भी सपोर्टर हैं वो अमेरिका का सबसे कम पढ़ा लिखा जो तबका है वो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बेस है। अगर डोनाल्ड ट्रंप 4 बरस तक अमेरिका के इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे की इसी तरह से ईंट बजाते रहे, और उसके यूरोप के साथ और दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ऐसे ही ख़राब करते रहे, तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज या परेशानी नहीं है, यानी कोई मुझे इसमें मुबालगा नहीं लग रहा कि अमेरिका की ताकत, असर व रसूख, उसकी ग्लोबल रीच, उसकी प्रेस्टीज, दुनिया उसको जिस तरह से देखती है गुज़श्ता 100 बरस में, उसमें बहुत शिद्दत से कमी होगी। कहते वो ये हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी भी सूरत में कोई ग्रेटनेस अमेरिका की इमर्ज करते मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन अब ये भी लग रहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, ये मुझे कई दिनों से मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसा ही है, लेकिन अब ये तकरीबन आप समझें बिल्कुल पक्की पक्की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरी दफ़ा भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं। जनवरी 2025 में एंडी ग्लव्स, मेरा ख्याल है क्या नाम है इनका, एंडी ओगल्स जो हैं, एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कि 22वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट की जाए। 22nd अमेंडमेंट वो है जो आपको थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनने से रोकती है, लेकिन वहाँ तक अमेंडमेंट की जाए ताकि जो नॉन कंसेक्टिव प्रेसिडेंट हो, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरह का जो एक दफ़ा दरमियान में प्रेसिडेंट नहीं था, उसको दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। इस रेजोल्यूशन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो कोई प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट मैगा है, वो मुसलसल सोच रहा है कि हमने कोई रास्ता निकालना है। और एक दिन पहले न्यूज़ नेशन जो है, ये नेशन न्यूज़ जो है, न्यूज़ नेशन जो है, उसके एंकर पर्सन क्रिस कूमो के साथ बात करते हुए स्टीव बैनन ने, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनके पहले वाइट हाउस में चीफ स्ट्रेटजिस्ट भी थे, उन्होंने ये दावा किया है कि हमने हर सूरत हम रास्ता निकाल लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को हम थर्ड टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब मुझे वो, 1 साल पहले मैंने एक फिल्म है सिविल वॉर, जो थी एलेक्स गार्लैंड, जो ब्रिटिश ऑथर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं, उनकी फ़िल्म जो अमेरिका में बहुत देखी गई, पाकिस्तान में भी देखी गई, मुझे वो फिल्म मसलसल याद आ रही है। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, रेस बेस्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, मुझे बहुत ख़तरा महसूस होता है कि इसकी शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होगा। बहरहाल ये सब कुछ जो है, इस पर तो मुझे एक अलग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग करना चाहिए। अब चलते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ, जहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने आज जो थर्सडे का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हुआ, वहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें इमरान खान को रिहाई देती हैं तो हमारी हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। नो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके साथ जो एक नीचे नीचे एक रूमर्स चल रही हैं कि किसी न किसी लेवल के ऊपर एक बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के जनरल साहिबान भी मामलात का हल निकालना चाहते हैं। वो समझते हैं कि सबसे पहली स्टेज में इमरान खान अगर अडयाला जेल से निकलें, और चूँकि इमरान खान ये रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि वो किसी माफ़ीनामे या की सूरत में या कोई कंसेशन की सूरत में इस तरह से नहीं निकलेंगे, वो अगर निकलेंगे तो लीगल प्रोसेस से निकलेंगे, तो जनरल साहिबान भी ये चाहते हैं कि फ़र्स्ट स्टेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम लोग इससे एग्री करें कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकल के बनी गाला में शिफ्ट होना चाहिए, ताकि उनके साथ स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो सकें और सूरत हाल को इम्प्रूव किया जा सके, यानी एक
प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन हो सके। अभी ये सब अफवाहें हैं, लेकिन हमारे कानों में ये अफवाहें पहुंचती हैं और इसकी कॉन्टेक्स्ट में जब आप राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि देयर इज़ नेवर स्मोक विदाउट फायर समवेयर, कि कुछ ना कुछ जो है इस हवाले से हो रहा है। लेकिन इसमें हतमी तौर पे अभी आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें डिसइंफॉर्मेशन भी होती हैं। इसके साथ एक और चीज़ मिला के देखें कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि हुकूमत के बहुत करीब समझी जाती हैं, जनाब नीलम आलिया साहिबा, उन्होंने बड़ी खिंचाई की हुकूमत की ट्विटर के हवाले से। उन्होंने कहा कि क्यों बंद है अभी तक, मुझे इसकी एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो है मुझे चाहिए। पीटीए के चेयरमैन वहाँ पे मौजूद थे और मैं ख्याल उन्होंने नोटिस मजीद इशू किए हैं हुकूमत के बहुत से डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, पीटीए वगैरह को। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा मैं कैबिनेट को बुला लूँगी। तो यहाँ पर भी अब नीलम आलिया साहबा चूँकि ख़ुद इतनी हुकूमत के करीब हैं कि जब तक ट्विटर के हवाले से हुकूमत के अंदर से कोई इंडिकेशन ना हो, नीलम आलिया साहिबा जो है वो इतनी जुर्रतमंदाना किस्म की स्टेटमेंट जो है ट्विटर के हवाले से गालिबन ना दें। तो इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए। आगे चलते हैं। लेकिन अच्छा, अब साथ ही यह है कि जब भी मेरे साथ लोग ये बात करते हैं कि नहीं चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है, द पावर्स दैट बीन है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, तो मैं उनसे एक सवाल उनके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब भी चीज़ों को इम्प्रूव होना होता है तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं। पहले एक उसकी आबो हवा, एक ऑप्टिक्स आपको नज़र आते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस में तब्दीली होती है, कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी और लचक नज़र आती है। तो मुझे वो कोई ऐसी कहीं पर नज़र आ नहीं रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि अभी अहमद नूरानी के भाइयों को उठाए 48 घंटे नहीं हुए कि फरहान मलिक साहब, जो एक रफ्तार के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें 7.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, और फरहान मलिक इससे पहले एक बड़े रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, जो समा न्यूज़ टेलीविज़न, जो समा न्यूज़ है उसके डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। यानी न्यूज़ की पूरी जो असेंबली, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन होती है उसकी मैनेजमेंट उन्होंने की है। और फिर अप्रैल 2022 में अलीम खान साहब के साथ डिफरेंसेस के बाद की वजह से जो फरहान मलिक हैं उन्होंने समा टेलीविज़न से रिज़ाइन कर दिया था। उस वक्त ये भी छपा था कि शायद वो थोड़े से सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन फरहान मलिक साहब को थर्सडे के दिन में शाम के 6 बजे गिरफ्तार कर लिया FIA ने कराची के अंदर, जिसकी बड़ी वाइड स्प्रेड कॉन्डमनेशन जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन वो जब गिरफ्तार हुए हैं तो उनकी अहलिया ने भी टेलीफोन पे मामला बताए कि कोई FIR हमने नहीं देखी है, कुछ हमें बताया नहीं गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। उनकी अपनी जो साहिबजादी हैं उन्होंने उन्हीं के फरहान मलिक के ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक डिटेल नोट भी लिखा है कि कैसे कल रात को पहले रफ्तार के दफ्तर के ऊपर FIA ने रेड किया, बहुत तोड़फोड़ की, कागजात उठा लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उठा लिए, और उसके बाद उनको कहा कि 1 बजे फरहान मलिक साहब को अपने FIA के दफातर में बुलाया। फिर वहाँ पर 6 बजे उनको बुला के बिठा दिया, जो कि तरीक़ाकार है, और 6 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया। और कोई ऑफिशियल इन रिटर्न रीज़न या चार्ज जो है कि क्या उनके ऊपर चार्ज है। तो हम FIA के जो गालिबन साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में सुनाई दे रही है, लिखी भी आ रही है, और वो ये है कि हम तो 3 महीने से हम इसकी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और फरहान मलिक जो हैं उन्होंने ऐसी कुछ वीडियोस बनाई हैं जो पाकिस्तान के कौमी सलामती और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं तो फरहान मलिक साहब से को बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, नाम मैंने सुना हुआ था, मुझे तो पता नहीं था कि उनका यूट्यूब का चैनल भी है। तो मैंने फिर कुछ तकरीबन 2 घंटे लगाए, आप यकीन माने मैंने इतनी रिसर्च की कि फरहान मलिक साहब के मैंने चैनल के ऊपर जाके मैंने एक्सप्लोर किया, और मैंने देखा कि वो किस किस्म की वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके अंदर मौजू किस किस्म के हैं, टॉपिक डिस्कशन है, किससे वो बात करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मुझे तो कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली खुल्लम खुला किस्म की जिसमें पाकिस्तान के कौमी सलामती के या आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी की हो, या उनके ऊपर वो कोई हमले कर रहे हो, इतने ख़तरनाक किस्म के हमले कर रहे हो कि जिसकी बेसिस पे 3 महीने से FIA जो है वो उनको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, उनके दफ्तर में भी घुस जाती है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आया। मैंने तो वहाँ देखा कि वो तो बड़े जो हॉट पॉलिटिक्स होती है, ये टॉपिकल इश्यूज़ हैं, उससे हट के जनरलाइज पॉलिटिकल इश्यूज़ पे खासे मुदब्बराना तरीके से वो डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान के पास्ट के हवाले से बातचीत वहाँ पे करते हैं, वहाँ से पाकिस्तान की इकनॉमिक्स और माशी सूरत हाल, उसकी ओवरऑल पॉलिटिकल थ्रस्ट जो है उस पर बात करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, कभी जापान और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कभी जनरल वहीद काकड़ की प्रोफाइल वहाँ पर डिस्कस हो रही होती है। तो मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। कई दफ़ा पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर वाली कहानी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश है वो की जा रही है। सो आई एम नॉट वेरी क्लियर। अलबत्ता
अगर वही है जो कहा जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है, तो उसमें से दो किस्म के फंडामेंटल चीज़ें मेरे सामने आती हैं। एक तो मुझे ये चीज़ समझ आती है, और इस पर गौर कीजिए आप, कि जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ की और जनरल साहिबान की एक रिक्वायरमेंट जो है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, वो रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती चली जा रही है। अथॉरिटेरियन रजीम्स का प्रॉब्लम ही ये होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और तमाम चीज़ों को दबा देते हैं, तो कहीं हल्की सी भी जुम्बिश जो है उससे उनको ख़तरा महसूस होता है कि कहीं ये चिंगारी बढ़ ना जाए। तो हर चिंगारी को दबाने की वो कोशिश करते हैं, यानी उनकी जो डिज़ायर है और उनकी नीड, इसको खाली डिज़ायर ना समझें कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, उनकी जो नीड है अथॉरिटेरियन रजीम्स की कि चीज़ों को दबा के रखना है, वो नीड उनकी बढ़ती चली जाती है। और इसकी मैं एग्जांपल मैंने एक पिछले वीलॉग में भी आपको दी थी कि जो लोग शराबी हैं, जो खास करके हार्ड ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल, विस्की शिस्की पीते हैं जिसमें 40% अल्कोहल होती है, तो मेडिकली, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको बता दूँ, उनको हर दिन पहले से थोड़ी सी ज़्यादा विस्की पीनी पड़ती है, वही नशा और वही स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के लिए जो उनको पहले पैक से मिली थी। तो होता यह है कि कुछ हफ्तों में वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं, जिससे उनका लिवर डैमेज होने लग जाता है, बिकॉज लिवर की जो कैपेसिटी है शराब को ब्रेक डाउन करने की, वो बढ़ती चली जाती है और लिवर भी डैमेज होता है। इसको अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। उसके अच्छा, क्यों वो ये करते हैं? इसलिए कि उनको जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होती है, बेखौफी की और ताकत की जो फीलिंग होती है आपको शराब पी के, आपको लगता है यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो उनको एक पैक से नहीं मिलती, वो उनको 1.5 पैक से मिलती है, 2 पैक से मिलती है, 3 से बढ़ते चली जाती है। अथॉरिटेरियनिज्म का बिल्कुल वही शराब का नशा होता है कि आपको अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, वही सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए जो आपको पहले कम अथॉरिटेरियनिज्म से मिल रहा होता है। तो ये एक ऐसा स्लिपरी पाथ है जिसमें पाकिस्तान का GHQ जो है वो फंस चुका है। इसके साथ एक दूसरा भी इशू है फरहान मलिक साहब वाले केस में, और जो कुछ आप देख हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान, आप रोज़ ये सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है, फ़लाँ सहाफ़ी, फ़लाँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, फ़लाँ PTI का बंदा, फ़लाँ बंदा जो है वो रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। आप ये दुहाई भी सुनते हैं ISPR की तरफ से, हुकूमत के मिनिस्टर्स भी कहते हैं भाई फ़ौज को क्यों आप सियासत के अंदर लेकर आते हैं, फ़ौज पे क्यों आपने क्रिटिसिज्म किया, कौमी सलामती के इदारों पे, इंस्टीट्यूशंस को क्यों आप निशाना बना रहे हैं। आप शरीफ ज़रदारी की बात करें, या मरियम की बात करें, फ़लाँ की बात करें, चले आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जान साहब का नाम ले लें। यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है थिंकिंग का और एनालिसिस का। फ़ौज, और मैं समझता हूँ ये बड़ा जेन्युइन किस्म का प्रॉब्लम है। टॉप मिलिट्री ऑफिशल्स अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो फ़ौज हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो रोल सारा पॉलिटिक्स का प्ले कर रहे हैं और करना चाहते हैं और हमेशा से करते चले आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने आप को एक अस्करी इदारा और फ़ौज के तौर पे देखते हैं। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि दुरफटे मुँह आप ऐसी खामखा उनको डिफेंस लाइन दे रहे हैं, इनको अच्छी तरह से पता है, चालाक हैं, मक्कार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके माइंड में कि वो ये समझते हैं कि हम हैं तो फ़ौज हैं, हम किसी ज़रूरत की वजह से मुल्क को बचाने के लिए, फ़ौज को बचाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी करने के लिए, इकॉनमी फिक्स करने के लिए, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मजबूरन हम आ गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं, हमें आके ये इक़्तिदार जो है वो संभालना पड़ गया। उन्होंने कभी तक इस सवाल को एड्रेस ही नहीं किया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं या आप एक आर्म फोर्सेस हैं प्रोफेशनल किस्म की। और चूंकि वो इस क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर सके, मेरा ख्याल है कि इस पर कभी डिबेट हुई नहीं है GHQ के अंदर थिंक टैंक्स में कि भाई हमारी डेफिनेशन है क्या। तो वो चाहते हैं कि हमें उसी तरह से रिस्पेक्ट भी मिले और लोग हम पे नुक्ताचीनी ना करें जिस तरह से कि हिंदुस्तान की फ़ौज या फ्रांस की फ़ौज या बरतानिया या अमेरिका की फ़ौज को, जो अमेरिका के अंदर स्टेटस हासिल है, हमारा वही स्टेटस होना चाहिए। वो एग्जांपल्स भी यही देते हैं कि वो देखें हिंदुस्तान में तो कोई फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता, फ्रांस में तो कोई नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई नहीं करता। तो वो ये समझ ही नहीं रहे कि हम फ़ौज रहे ही नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन चुके हैं। और आई विश कि ये मेरा कॉमेंट कुछ लोगों की मदद करते चलें, ऐसा ही सही। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब इसमें देखें कि इसी के साथ ही GHQ को, जनरल आसिम मुनीर साहब को गुज़श्ता 24 घंटे में एक धचका लग गया। धचका उनको इसलिए लगा कि अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका की इंतज़ामिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक डायरेक्ट मुलाकात हो गई है। अगस्त 2021 के बाद ये पहली खुल्लम खुल्ला ओवर्ट मंजर आम पे आने वाली मुलाकात है। ज़ाहिर है इससे पहले भी अफ़गान तालिबान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से राब्ते रहे होंगे, जिसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अक्सर अपना वक्त बरतानिया और वाशिंगटन के दरमियान डिवाइड करते हैं, उनका इसमें खासा रोल है। वो हैं भी अफ़गान ओरिजिन के, वो पहले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के लिए, वो मेरे ख्याल है एम्बेसडर भी रहे हैं इराक़ और अफ़गानिस्तान में। तो उनका पता नहीं अफ़गानिस्तान में रहे हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। इराक़ में तो डेफिनेटली रहे हैं और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शायद अफ़गानिस्तान में भी एम्बेसडर रहे हैं। बहरहाल ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उनका भी इसमें रोल है, लेकिन
एडम बोलर जो है वो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर होस्टेजेस के लिए, और होस्टेज रिलीज के हवाले से काबुल के अंदर अमीर खान मुतक्की जो अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, जिसकी फुटेज भी इशू हुई है, जिसमें दोनों टीमें अमेरिकन और अफगान तालिबान की टीम के 6-6 लोग आमने सामने एक टेबल पर बैठे हैं, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान ने अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट अनकंडीशनली एक अमेरिकन टूरिस्ट को उन्होंने रिहा कर दिया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये है कि अनकंडीशनल नहीं है। अफगान तालिबान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये राब्ते बढ़ेंगे और उनके ताल्लुकात में इजाफा होगा। अब ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कितनी स्पीड से बढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली, क्योंकि उसके ऊपर ज़लमे खलीलज़ाद खासा काम कर रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद भी थे एडम बोलर के साथ। लेकिन इससे GHQ के अंदर जो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अफगान तालिबान के साथ एक जंग हम खित्ते में अगर शुरू कर लें तो अमेरिका उसके पीछे आ जाएगा, उसमें खासी उम्मीदों पर पानी पड़ गया है। और बहुत महीने पहले, मेरा ख्याल है दिसंबर में या जनवरी में, एक लॉबिस्ट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपने आप को खासा कम अज़ कम कमज़ोर खासा करीब तस्वर किया जाता है उनको, उन्होंने कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ बात करते हुए कहा था कि तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है खित्ते के अंदर। तो अब वो जंग होते हुए नज़र नहीं आ रही, इस लिहाज से जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए खासा बड़ा धचका है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एक हफ़्ता पहले जब जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो 10 पाकिस्तानी ओरिजिन सहाफ़ी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हिलाते हुए इसराइल पहुंचे हुए थे, जहां पे ज़ाहिर है पासपोर्ट पर ठप्पा नहीं लगाया गया, सादा कागज़ पे लगाया गया। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि अगर हुकूमत की मर्ज़ी ना होती तो ज़ाहिर है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिकॉज खाली ये तो नहीं है कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि आप विज़िट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी शहरी को इसराइल को विज़िट करने की इजाज़त नहीं है। और अगर कर भी रहे को छुप छुपा के तो एक अलग बात है, लेकिन अब आप खुल्लम खुल्ला वहाँ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपकी तस्वीरें बन रही हैं, आपके नाम इसराइली अखबारों में छप रहे हैं, तो जाहिर है कि आपने एक लाइन क्रॉस की है, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो GHQ जनरल साहिबान जो हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकग्निशन तो भी बात की बात है ना, लेकिन फीलर छोड़ा जा रहा है कि भाई अगर आप हमारी मदद करें, कोई हम पे हल्का हाथ रखें, हमारी मदद कर दें अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स और डायनामिक्स में, तो हम इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए भी तैयार होंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट मूव, इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है कि उनकी एक कोशिश है। पता नहीं हामिद मीर साहब का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, बिकॉज हामिद मीर साहब की वो पढ़ते भी बहुत रहे हैं, तारीख को ऐसे वाकिफ़ हूँ, बहुत बड़ी उनकी कलेक्शन भी है। मैं चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब से कोई सहाफ़ी इसके हवाले से पूछें कि वो सारी जो डेवलपमेंट है इसराइल को एंगेज करने की, इसको हामिद मीर साहब कैसे देखते हैं, और हामिद मीर साहब का इस पर क्या तबसरा है, किस तरह से पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो है वो भेजा जा रहा है। अब एक और डेवलपमेंट ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरगची, उन्होंने पहली दफ़ा लबकुशाई की डोनाल्ड ट्रंप के उस ख़त पे जो लिखा तो गया था 7 मार्च को, लेकिन ईरान में इमाम ख़ामेनी को UAE के जो एनवॉय हैं उन्होंने खामोशी से ये डिलीवर किया कहीं जाके 12 मार्च को। अब उसके 8 दिन के बाद उसके बारे में चहमगोई बहुत थी, खबरें भी छप चुकी थी, लेकिन ये था कि कोई उस पर ईरान का ऑफिशियल अभी तक रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, ज़हन में ये भी रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़त के जो कंटेंट्स हैं वो भी पब्लिक नहीं हुए, लेकिन पहली दफ़ा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने मीडिया से बात करते हुए एक ईरानियन टेलीविज़न पे ये कहा है कि ये ख़त कोई डिसेंट ख़त नहीं है, ये एक धमकियों से भरा हुआ ख़त है। और अपेरेंटली उसमें ईरान को, इमाम ख़ामेनी को डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने की मोहलत दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप हमारे से एक नई न्यूक्लियर डील कर लें, वरना हम ईरान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ईरानी जो है इसको सीरियसली भी ले रहे हैं और इसको कोई पॉजिटिवली वो रिस्पॉन्ड कर भी नहीं रहे। और इस ख़त के बाद ईरानियन में, चाइनीज़ में और रशियंस में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद एक जॉइंट एलामिया भी इशू हुआ, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान पे से अपने सैंक्शंस जो हैं वो उठा लेने चाहिए। तो लेकिन अब अब्बास अरगची का कहना यह है कि हम डिप्लोमेटिक या नॉन डिप्लोमेटिक बिहाइंड द सीन्स ज़राए से, जिस तरह से ये ख़त आया है, इसी तरह से उल्टे कदमों में हम इसका एक अच्छा जवाब भी अमेरिका को दे रहे हैं और हम उनकी बात नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक डेवलपमेंट है इस हवाले से। वंस अगेन मैं ये कह दूं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त एक शदीद तोड़ फोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंदाज़न 90 प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए हैं इन लेस दैन 90 डेज़। शायद ही किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी थोड़ी मुद्दत में इतने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस इशू किए हों, और उनके बहुत से प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी हैं और कोर्ट्स में वो चैलेंज हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 6 वर्सेस 3 मेरा ख्याल है उनके रिपब्लिकन ज़्यादा हैं, वहाँ पे जजेस उनको अक्सरियत हासिल है, किस हद तक उनके रिपब्लिकन अपॉइंटेड जजेस जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसे सपोर्ट करेंगे।
अब से 2 दिन पहले अमेरिका के चीफ जस्टिस ने एक क्रिटिकल कमेंट दिया, जो कभी बोलते नहीं हैं, कहते हैं जब से वो बेंच पे हैं 3 ही दफ़ा उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है। तीसरी स्टेटमेंट जो अभी उन्होंने दी है 2 दिन पहले, वो उस वक्त दी जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेडरल जज जिन्होंने उनके एक ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है, मेरा ख्याल है वेनेजुएलन गैंग के हवाले से, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए थ्रू द कांग्रेस। उस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उनका एक कमेंट सामने आया, उन्होंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। जज के फैसले से अगर किसी को एतराज़ है तो हुकूमत उसके खिलाफ एपेलेट फोरम यानी अपील्स कोर्ट में जा सकती है। जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट करना जो है वो कोई हल अच्छा वैसे भी हो भी नहीं सकती, बिकॉज अगर हाउस में उनको अक्सरियत है भी तो उनको 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप के पास सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि वो किसी फेडरल जज को इम्पीच कर सकें। लेकिन झगड़ा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ पहले यूएस एड को ख़त्म किया, फिर खड़े खड़े उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के सब लोगों की छुट्टी करा दी। फिर उन्होंने जितनी भी एंटी रशिया जितनी भी कैंपेनिंग होती थी दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से, या प्रोपेगेंडा होता था, उस सब की फंडिंग उन्होंने बंद कर दी है। रेडियो लिबर्टी की फ्री यूरोप, जो रेडियो फ्री यूरोप है, उन सब की फंडिंग उन्होंने बंद कर दी। मंडे के दिन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP, जो फॉरेन ऑफिस और साथ ही समझा जाता है कि CIA का एक तरह से फंडेड इदारा था या उससे एफिलिएटेड इदारा था, उसको ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। और वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान की तरह का सीन हो गया जब USIP ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाशिंगटन DC की पुलिस बुला ली, जो कि एक डेमोक्रेटिक रन टेरिटरी है, सिटी पे डेमोक्रेटिक हुकूमत है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने FBI को भेज दिया, जो कि फेडरल पुलिस है। आमने सामने हो गए। ये वही सिचुएशन है जो नवाज शरीफ साहब ने अर्ली 90s में कायम कर दी थी, जब उन्होंने पंजाब पुलिस के खिलाफ रेंजर्स को बुला लिया था। बहरहाल यहाँ मामला सेटल हो गया किसी हद तक, और अब USIP एक अदालत में चली गई है डोनाल्ड ट्रंप के उन इकदाम के खिलाफ जहां पूरे के पूरे बोर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को, जहां किसी ज़माने में डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब भी इस इंस्टीट्यूट में काम किया करते थे। लेकिन ये वाहिद चंद चीज़ें नहीं हैं, दर्जनों इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें वो पूरा का पूरा इंतज़ामी ढांचा जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप उधेड़ रहे हैं। और जब वो ये उधेड़ रहे थे तो मुझे ये मतलब सिक्स सेंस मेरी कह रही थी कि ये वैसे ही नहीं वो कर रहे, वो बेसिकली तौर पे इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप को इतना वीकन करना चाहते हैं कि उनका कोई रास्ता रोक ना सके थर्ड टाइम प्रेसिडेंसी के हवाले से। और अब मैंने आपको जैसे बताया शुरू में कि उनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइज़र हैं अभी भी, जनाब स्टीव बेनन, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि मैगा विल बेसिकली मेक डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट द थर्ड टाइम। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। अभी इतना ही, फिर अगले व्लॉग पे हो सकता है मैं इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।